ये दो शब्द सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है और अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। दोनों का अर्थ अगर जान जाएंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को सबसे पहले समझना होगा कि इनका अर्थ आखिर क्या है। ठीक है, एक शब्द है हम लोगों का इकोनॉमिक्स और दूसरा शब्द है हम लोगों का इकोनॉमी। ठीक है, ये दो शब्द हैं। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है और अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, देश का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, इसमें किसी देश का अध्ययन करते हैं। इसीलिए किसी भी देश का अगर अर्थव्यवस्था की बात होती है तो उसको हम कहते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, यूएस इकोनॉमी बोलते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी बोलते हैं, ऐसे ही चाइनीज इकोनॉमी बोलते हैं। बस देश का नाम लगा के बोलना होता है। सिर्फ इकोनॉमी शब्द अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा। ये पूरा नहीं होता है। आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा एक अधूरा शब्द है। ये क्या है? अधूरा शब्द है। जब तक कि किसी देश का नाम इसके साथ न जोड़ा जाए। जब देश का नाम जोड़ देंगे तब जाके ये पूरा बनता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, इटीसी, ऐसे ही किसी भी देश का नाम आता है। जब देश का नाम आ जाए तभी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में क्या होता है? किसी एक निश्चित क्षेत्र, किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। क्या करता है? मानव की गतिविधियों का क्या करता है? ये अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियां वह सारी गतिविधियां होती हैं जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का विद्यमान होते हैं। लाभ और हानि दोनों विद्यमान होते हैं। उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और वो हिस्सा होता है अर्थशास्त्र का। तो दोनों शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित क्षेत्र का होगा तो अर्थशास्त्र होगा और देश का होगा तो इकोनॉमी होगा, अर्थव्यवस्था होगा वो। ठीक है ना। तो ये दोनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप बस इसी से याद रखना है आपको कि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन अगर कर रहे हैं और अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव की गतिविधियों का। और मानव किस प्रकार की गतिविधि करता है? लाभ और हानि के लिए करता है। लाभ और हानि के लिए। ठीक है, हालांकि हानि कोई चाहता नहीं है लेकिन हो जाता है। ठीक है ना। और ये मानव को पता है कि अगर हम उद्योग में कर रहे हैं, धंधा या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हानि भी हो सकती है। उसके लिए हम सज्ज होते हैं, पहले से ही तैयार होते हैं कि हमें हानि भी हो सकती है। तो अगर छोटा मोटा हानि भी होता है तो हमें उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए, इकोनॉमी बात समझ में आ गया। जब तक देश का नाम ना लगे तब तक इकोनॉमी शब्द क्या होता है? अधूरा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक किसी देश का नाम न जोड़ा जाए। अब इसी को हम लोग और अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, यहां दो शब्द आए हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आया है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। और एक को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसको व्यष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात जरूर याद रखिएगा, इसे व्यष्टि भी कहते हैं। ठीक है, चाहे सूक्ष्म बोले चाहे व्यष्टि बोले, बात एक ही है। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है कि चाहे व्यष्टि हम बोले चाहे समष्टि बोले। देखिए, ये दो, ये सूक्ष्म वाला हो गया, ये आपका विस्तृत वाला हो गया। मैं इसके लिए एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक पारितंत्र में जंगल होता है, जंगल, पूरा जंगल, ठीक है, वो जंगल होता है समष्टि। क्या होता है? समष्टि। और इसके जो कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पेड़, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? व्यष्टि। वो क्या होते हैं? हाँ, बगीचा व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, बगीचा क्या हो जाएगा? व्यष्टि। तो छोटा लघु रूप होता है वो। क्या होता है? लघु। नाम से देखिए सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म। ठीक है, छोटे से छोटा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दो भागों में बट गया। किसमें किसमें? माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है ना, व्यष्टि और समष्टि में। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, हम किसी छोटे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं
यानी किसी कंपनी का हो गया, किसी परिवार का हो गया, इंडिविजुअल, ठीक है, ऐसे हम किसी का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें पार्ट में हम कार्य कर रहे होते हैं। जबकि हम किसी बड़े क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था, किसी देश या राज्य का अध्ययन कर रहे होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था का, उसके आय और व्यय का लेन देन करते हैं या लेखा जोखा करते हैं, तो वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है? मैक्रो या समष्टि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई है पीछे, ठीक है। अब आगे हम लोग को बात करना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब आपके अर्थशास्त्र के प्रकार क्या है। तो अर्थशास्त्र का प्रकार जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। अब उसी में टाइप्स ऑफ हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके प्रकार? अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देखने वाले हैं। अब हमने अभी अर्थशास्त्र के प्रकार देखा है, अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। लेकिन टोटल की बात करेंगे तो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। मुख्य यही दो हैं, मुख्य यही दो हैं। एक होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का वर्चस्व न के बराबर होता है। सरकार जो होती है उनका वर्चस्व न के बराबर होता है, जबकि निजी कंपनियों का वर्चस्व होता है। उसमें निजी कंपनियों का क्या होता है? वर्चस्व होता है। जबकि समाजवादी में इसी का उल्टा है, सरकार का वर्चस्व होगा, निजी कंपनियों का वर्चस्व उतना नहीं होगा। यह हो गया पूंजीवादी और समाजवादी। बात समझ में आ गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण यूएसए है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण चाइना है। कौन है? चाइना। याद रखिएगा इस दोनों बातों को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण अपना प्यारा भारत है। अपना प्यारा भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण, जो दोनों को लेके चलता है, ठीक है ना, जिसमें सह अस्तित्व है निजी और सरकारी का। सह अस्तित्व से तात्पर्य यह है कि दोनों का समान अस्तित्व है, दोनों का समान अस्तित्व है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां कह रहा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से यह तात्पर्य है कि यहां पर सरकार जो है किसी तरह का प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगाती है। आयात निर्यात आप बड़े पैमाने पर करना हो, छोटे पैमाने पर करना हो, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार का उसमें हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? सरकार का उसमें हस्तक्षेप होता है। वो चाहे तो आप आयात निर्यात कर सकते हैं, वो चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका मतलब होता है आयात निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, ठीक है ना। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो, आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। बताइए पांचों बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसी को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। डिटेल से आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसा हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या देखा हम लोगों ने? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो। मैंने कहा ना, प्राय जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी स्वामित्व और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत कम होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। और ऐसे स्वामित्व वाली, निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीन। जैसे कि चीन एक ऐसा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का है, देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हम लोगों क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकारी और निजी दोनों हो। और इसका प्रमुख उदाहरण कौन है? भारत, ठीक है ना। खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है भाई? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात बड़ी मात्रा में है और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो।
उसे क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखिए, बंद अर्थव्यवस्था पांचवा, ये पांचवा है, बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो, आयात निर्यात बहुत ही कम हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो इसी रूल को फॉलो करता है, बंद अर्थव्यवस्था वाले रूल को फॉलो करता है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? एनी डाउट? नहीं ना? आइए, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, उत्तर कोरिया से आप पहचान सकते हैं, उसके तानाशाह से, ठीक है ना, उनके तानाशाह से। अब देखिए जरा, इसमें कह रहा है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो सूक्ष्म, सूक्ष्म सबसे छोटा, सबसे छोटा तो सबसे छोटा स्पेलिंग से शुरू कर दीजिए, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, सबसे छोटा शुरू कर दीजिए अल्फ्रेड मार्शल। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स J.M. किन्स, इससे बड़ा ही स्पेलिंग है, उसे कोरिलेट करके याद कीजिए। ए छोटा था तो माइक्रो हो गया, जे बड़ा है तो मैक्रो हो गया, ठीक है ना, इससे आप याद रख सकते हैं J.M. किन्स और अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। और देखिए, ये तो हो गया छोटा और बड़े की बात, छोटा और बड़े की बात। अब है आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक, आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो ये तो अलग से आपको याद रखना है, आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ये ऐसे पुस्तकें हैं जो एग्जाम में हमेशा मूवमेंट में रहती हैं, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन न जाने कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, एडम स्मिथ की पुस्तक है ये। क्या है? एडम स्मिथ की पुस्तक है ये। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मार्शल, जॉन मार्शल की पुस्तक है ये, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन मार्शल। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो है J.M. किन्स की है, किसकी है? J.M. किन्स की। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक जो है J.M. किन्स की पुस्तक है। बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जो पुस्तक है ये सैमुअल्सन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सैमुअल्सन की पुस्तक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ये। और दास कैपिटल, दास कैपिटल किसको नहीं पता है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ये सभी को पता होती है कि दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ओके ना, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां से यहां हम आप लोगों को जो है आने वाले टाइम में, मतलब आगे जो है राष्ट्रीय आय बढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि किसके बारे में? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले एक शब्द यहां लिखा हुआ है नेशनल इनकम। क्या लिखा हुआ है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या लिखा है? राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अंतिम, किसकी बात कर रहा है? अंतिम की बात कर रहा है, प्रथम की बात नहीं कर रहा है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय कहलाता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। लास्ट में जब उपभोक्ता उसको यूज कर जाए, उसके बाद कोई उसे यूज ना कर पाए, वही कहलाता है अंतिम मूल्य। चिप्स होता है अंतिम मूल्य जब उपभोक्ता खरीद ले तब, ये नहीं कि कोई दुकानदार खरीद ले तो वो अंतिम मूल्य नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। प्रथम भी नहीं कहे, वो मध्यवर्ती मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपनी में प्रथम होगा ना उसका,
वैसे तो प्रथम जो होगा किसान आलू देगा तब ना होगा, किसान आलू देगा तो प्रथम हो जाएगा, फिर वो मध्यवर्ती वो कंपनी वाला हो जाएगा, कंपनी वाले के साथ साथ जितने व्यापारी उससे जुड़े हैं सब हो जाएंगे। ठीक, अंतिम कौन होगा? उपभोक्ता, जो उसको उपभोग करेगा। एक 20 रुपए वाला पैकेट खोलेगा, उसमें 10 चिप्स मिलेंगे, 20 रुपए पैकेट खोलेगा, 10 चिप्स सिर्फ उसमें मिलेंगे। और जानते हैं अगर 20 रुपए का आलू खरीदा जाए तो कम से कम 10 पैकेट चिप्स आराम से बन जाएगा, 10 पैकेट आराम से बन जाएगा। यानी हम मानते हैं कि 3 पैकेट का चार्ज लग गया बनाने में, 7 पैकेट आपका बेनिफिट में है, 7 पैकेट आपका क्या है? बेनिफिट है आपका। इतना इनकम है इन सब चीजों में। स्नैक्स जो है ना, ये बहुत फायदे वाला बिजनेस है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको समझाते हैं आप लोगों को। तो पहले ये बात समझ में आ गई, नेशनल इनकम क्या होता है? अंतिम मूल्य और अंतिम सेवा। अंतिम सेवा वही कहलाता है क्या? उसका मौद्रिक मूल्य ही कहलाता है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा, देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर चाहे विदेशों में भी उत्पादन ये सेवाएं प्रदान करे तो भी उसे शामिल किया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जितने भारतीय भारत में हैं और या किसी दूसरे देश में हैं, उनके द्वारा जो अर्जित आय है वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। वो क्या होगा? नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। ये बात क्लियर है? आइए, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा मैंने कहा। आप बताइए, एक बार आलूओं का दाम जोड़ लीजिए नेशनल इनकम में, एक बार मध्यवर्ती का दाम जोड़ लीजिए, एक बार फुटकर थोक विक्रेता का जोड़ लीजिए, एक बार फुटकर विक्रेता का जोड़ लीजिए, इस तरह से एक बार उपभोक्ता का जोड़ लीजिए, तो वह आलू या 2 रुपया वाला 10 रुपया वाला 10 रुपया आलू जो है, वही आलू न जाने कितने का हो जाएगा। तब चिप्स तो बहुत महंगा हो जाएगा। तब तो चिप्स क्या हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए इन सभी मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है, बस क्या जोड़ा जाता है? लास्ट, अंतिम। ठीक है ना? महंगा छोड़िए, देश की इनकम बहुत बढ़ जाएगी, देश की इनकम बहुत बढ़ जाएगी। महंगा सस्ता उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकम देश की बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, किसान ने आलू का उत्पादन किया इस तरह से, अगर ये डायरेक्ट किसी खाने वाले उपभोक्ता ने खरीद लिया, इसे गया घर पे बॉयल किया, सब्जी बनाया, खाया पिया, खत्म। ठीक, तो वो होगा अंतिम मूल्य। वो क्या होगा? अंतिम मूल्य। मतलब किसान को जो पैसा मिला वो अंतिम मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतिम मूल्य। लेकिन किसान ने किसी उपभोक्ता को न बेच के किसी कंपनी को बेच दिया जो लेस बनाती है, जो लेस बनाती है या कुछ अन्य चीजें बनाती है। ठीक है ना? तो वो कंपनी अब हो गया मध्यवर्ती। क्या हो गया? मध्यवर्ती। वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब उससे जो जो प्रोडक्ट वो बनाएगा, जो जो प्रोडक्ट बनाएगा, वह मूल्य जो होगा अंतिम मूल्य नहीं होगा। जब उसे उपभोक्ता खरीदेगा तब अंतिम मूल्य होगा, वह मध्यवर्ती मूल्य होगा जो उसे बनाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब तक उसका उपभोग ना हो तब तक अंतिम नहीं कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है ना? क्लियर है? ये आलू देख के लग रहा है ना कचालू खाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कचालू खाना चाहिए। कचालू खाइए आप लोग। आइए, अगली हम लोगों की टॉपिक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? राष्ट्रीय आय। हम लोगों को 2 चीज सीखना था, एक राष्ट्रीय आय और एक दूसरा प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या सीखना था? प्रति व्यक्ति आय। फिर उसके बाद जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी सीखना है। ठीक है ना? ये टॉपिक हम लोगों का है। चलिए, अब हम लोग राष्ट्रीय आय देखते हैं, ये क्या होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी इसे शॉर्ट में सीएसओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएसओ कहते हैं। पूरा नाम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? ये इसका पूरा नाम। शॉर्ट में लोग इसे स्टैटिकल कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। देखिए, स्टैटिस्टिकल होता है। ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। लोग गलती से बस क्या पढ़ लेते हैं? स्टैटिकल पढ़ लेते हैं, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखा क्या है? स्टैटिस्टिकल लिखा है। ठीक है ना? याद रखिए, सांख्यिकी इसका अर्थ होता है। क्या होता है? सांख्यिकी इसका अर्थ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ द्वारा किया जाता है। पहला प्रश्न तो यही हो गया। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तुरंत हमारा सीएसओ, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इस बात को हो गया। स्थापना मई 1951 में हुआ और हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। 51 में स्थापना, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। मतलब जो वित्त वर्ष होता है हमारा, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए, आरबीआई का जो वित्त वर्ष था वह 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन उसे भी कन्वर्ट कर दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च में। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये आपके 3 सेक्टर हैं। ये 3 क्या हैं? सेक्टर हैं। अभी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 सेक्टर जो हैं, जो हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, आइए देखिए जरा ये 3 सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कच्चे माल को शामिल किया जाता है, जैसे इसमें कृषि, पशुपालन, खनन, ये सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। क्या क्या? कृषि, पशुपालन, खनन, ये सारी चीजें। मतलब प्रकृति से जो हमें डायरेक्ट मिल रही हैं चीजें, वो चीजें हमें किसमें रखना है? वो प्राथमिक सेक्टर में रखना है। चाहे हम कोई फसल उगा रहे हैं, वो फसल डिपेंडेंट है प्रकृति पर। अगर प्रकृति उसके अनुसार रही तब तो सही होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए निर्माण कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। और खनन में हम जो खनिज निकालते हैं उसका भी निर्माण प्रकृति ने किया है। तो प्रकृति ने किया है तो वो भी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि जो गाय होती है, गाय किस सेक्टर में आएगी? तो पशुपालन आ रहा है ना प्राथमिक में, प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है ना। तो अब एक बात समझिएगा, गाय से निकलने वाला जो दूध है किस सेक्टर में जाएगा? किसमें? सेवा वाले में? नहीं 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 नहीं, ये गलत है भाई। वो भी प्राथमिक ही है। वो भी क्या है? गाय का दूध भी प्राथमिक है। क्यों है प्राथमिक? क्योंकि दूध से बनाएगा उद्योग धंधा पनीर। क्या बनाएगा? पनीर बनाएगा, मिठाई बनाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार प्रोडक्ट बनाएगा। पनीर के जो बनते हैं प्रोडक्ट, या दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। और उसको बनाने वाला ना तृतीयक में आएगा। मिठाई बनाने वाला हलवाई तृतीयक में, पनीर फाड़ने वाला कर्मचारी वो तृतीयक में। ठीक है ना, ये बात समझ में आया ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गाय और दूध उसका, ठीक है, प्राइमरी। लेकिन गाय को अगर रियल में कहा जाए तो वो भी तो सेवा दे रही है। गाय भी तो सेवा दे रही है। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं तो आपका तृतीयक सेक्टर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? तृतीयक, क्योंकि वो भी सेवा दे रही है। किस प्रकार का सेवा? आपको दूध देके आपको बॉडी को सही रखने के लिए प्रोटीन बढ़ा के, ठीक है, ये सब काम कर रहा है कौन? गाय। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, यानी पशुपालन की जब भी बात होगी तो आप किस सेक्टर में मारेंगे? प्राइमरी सेक्टर। और जितने उद्योग धंधे होंगे, जितने भी उद्योग धंधे चाहे किसी चीज का हो, देखा था लेज का फैक्ट्री, ये लेज का फैक्ट्री है, किसमें आएगा? सेकेंडरी में। किसमें आएगा? सेकेंडरी। और तृतीयक में आएगा यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी प्रकार से जो सेवा दे रहे हैं, सब आ जाएंगे इसमें। व्यक्ति जो है उसी में आएगा। ठीक है ना, जो किसी न किसी तरह से सेवा दे रहा है, जो किसी न किसी तरीके से सेवा दे रहा है, वो उसी क्षेत्र में आएगा। और सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है और एग्रीकल्चर का 26% है और 19% जो है आपका किस सेक्टर का है? सेकेंडरी का है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक का है। ये बात क्लियर है? एनी डाउट? यानी सबसे अधिक पूछे तो तृतीयक का, सबसे अधिक पूछे तो किसका योगदान है? तृतीयक का। और दूसरा प्राइमरी का, सेकेंडरी का तीसरा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? तो राष्ट्रीय आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं जब, तो उसमें देश की टोटल इनकम बटे कुल जनसंख्या। अगर देश की इनकम 100 रुपया है, कुल जनसंख्या 10 है, तो 100 बटे 10, इसलिए 10 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें करंट में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 2 लाख प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 लाख रुपया
प्लस, लेकिन याद रखिएगा ये वार्षिक होता है। कैसा होता है? वार्षिक, ना कि मंथली, ना कि मंथली। चीन की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 12 लाख क्रॉस कर चुकी है। कितनी कर चुकी है? 12 लाख क्रॉस कर चुकी है। और 12 लाख क्रॉस करने वाले देश को जो है एक विकसित राष्ट्र की सूची में रखा जाता है, बट अभी इसे विकसित राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है। विकसित राष्ट्र का दर्जा चीन को नहीं मिला है। और इसका मानक है कि जिस किसी देश का 12 लाख रुपया प्रति व्यक्ति इनकम हो गया, वह देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित राष्ट्र कहलाएगा। लेकिन कुछ मानक ये पूरा नहीं किया हुआ है, जिसके वजह से अब 12 लाख होने के बावजूद भी अभी इसे विकसित राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है ना? देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है चालू कीमतों पर किया जाता है और स्थिर कीमतों पर किया जाता है, फिक्स्ड प्राइस पे किया जाता है। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान देना है। और आधार वर्ष 2017-18 के अनुसार जो है ये बात कहा गया है, चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर जो है इनके राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। चालू कीमत मतलब जिसमें हमेशा बदलाव होता रहे, ठीक है, उसे चालू, और जो बदले ना उसे फिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिक्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। और याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो गोवा है, और सबसे कम कौन है? बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 40,982 है 2017-18 के अकॉर्डिंग, आधार वर्ष के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? यानी बिहार राज्य जो है देश का सबसे गरीब राज्य है, और सबसे अमीर राज्य गोवा। सबसे अमीर राज्य कौन है? गोवा है। ठीक है ना? आइए, प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि 1867 से 68 के बीच उन्होंने 20 रुपया बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था उन्होंने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और लॉर्ड कर्जन ने प्रति व्यक्ति आय 1901 में 30 रुपया बताया था। कितना बताया था? 1901 में 30 रुपया लॉर्ड कर्जन ने। किसने बताया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने बताया था? लॉर्ड कर्जन ने। आइए, आरवी राव, बात करते हैं हम लोग आरवी राव की। आरवी राव जो है 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था इन्होंने, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सिर्फ 62 रुपए थी। कितनी थी? 62 रुपए 1931-32 में। 67-68 एक में, 31-32 में, 31-32, 20-30 62, 20-30 62, 20-30 50 बोला, लेकिन 62 है। कितना है? 62। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए, ठीक है, अगर बात करेंगे उन व्यक्तियों की, तो देखिए यही व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड कर्जन और आरवी राव। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों का अगला टॉपिक छिड़ चुका है। अगला टॉपिक मतलब जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, ये 4 बातें। ठीक है ना? इनको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में जीडीपी। इंग्लिश में पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना? आइए समझाता हूं। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, चाहे निवासी हो अथवा विदेशी हो, चाहे निवासी हो अथवा विदेशी हो, के द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवा के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, अंतिम वाला। ठीक है ना? जैसे टाटा कंपनी ने 100 करोड़ का इनकम किया, एप्पल कंपनी ने 50 करोड़ का इनकम किया, तो ये दोनों मिला के जो 150 करोड़ हुआ वो देश की जीडीपी है। वो देश की क्या है? जीडीपी। समझ में आई बात? अब एप्पल कंपनी तो इंडिया की नहीं है, अमेरिका कंपनी है ना? अमेरिका कंपनी। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा, चाहे देश का निवासी हो चाहे विदेशी हो, लेकिन देश में अगर इनकम कर रहा है तो वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। क्या होगा? जीडीपी में जुड़ जाएगा। ये बात समझ में आया? अभी इस 80 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है, इसका आगे पता चलेगा कि ये क्यों होगा। देश की सीमा देखिए इस तरह होती है। सामुद्रिक सीमा 12 नॉटिकल माइल होती है। अब 12 नॉटिकल माइल का मतलब 22 किलोमीटर होता है, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर होता है। क्या होता है? 1852 मीटर होता है, इसलिए ये 22 किलोमीटर है। इसलिए क्या है? ये 22 किलोमीटर है। ठीक है ना?
चलिए, तो ये प्रादेशिक सीमा जो है 12 किलोमीटर समुद्र में अंदर ऐसे जाता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। नॉटिकल माइल समुद्र में मापा जाता है, कहां मापा जाता है? समुद्र में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है हम लोगों का एनडीपी। क्या है? एनडीपी। ये एनडीपी है। अब आइए क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब वही देखला सकल घरेलू उत्पाद, अब क्या देख रहे हैं हम? शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या देख रहे हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, आइए आगे समझते हैं। एनडीपी में जब हम एनडीपी जब फाइंड करते हैं तो जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग जानते हैं, मूल्य ह्रास होता है। इसे क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास। कहने का मतलब अगर हम 1 करोड़ का कोई मशीन खरीद के लाए हैं तो उसे हम 1 साल बाद उपयोग करने के बाद 1 करोड़ का उसे बेच नहीं पाएंगे। अगर वो 50 लाख का बिका तो 50 लाख सीधे हानि हो गई, 50 लाख सीधे हानि हो गई। वही कहलाता है मूल्य ह्रास, इंग्लिश में उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे सही शुद्ध अगर रूप से कहा जाए तो घिसावट। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। ठीक है ना। अब घिसावट कहां आएगा? मशीन में। कहां आएगा? मशीन में, जो उससे वर्क लिया जा रहा है। बात समझ में आया? आइए, तो एनडीपी आपको समझ में आ गया होगा। एनडीपी में बस क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। दैट इज वो क्या हो गया? एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया। क्लियर है? घरेलू उत्पाद। अब आइए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ई कौने खेत की मूली है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है ना, अच्छे से देखिए क्या कह रहा है। केवल भारतीयों द्वारा, शब्द लगा है केवल, शब्द क्या लगा है? केवल। केवल भारतीयों द्वारा, चाहे तो देश में चाहे विदेश में, चाहे तो देश में चाहे तो विदेश में, 1 वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब यहां बात विदेशी की नहीं हो रही है, यहां सिर्फ देश के नागरिक की बात हो रही है। और देश का नागरिक चाहे अपने देश में आय करे चाहे किसी दूसरे देश में आय करे, बस वही जोड़ा जाएगा, वही जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज घटाया भी जाएगा, जो विदेशी भारत में आय करेगा, जो विदेशी भारत में आय करेगा उसको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है ना। अब समझिए कैसे, उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम होता है, माइनस एम होता है। एक्स का मतलब होता है भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय। और एम क्या है? विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। जैसे बहुत सारे विदेशी भारत में नहीं है ना, ऐसे ही बहुत सारे भारतीय भी विदेशों में है। ठीक है। अब समझिए यहां पे, अब उस 80 करोड़ का मतलब समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, ये टाटा कंपनी इंडियन कंपनी है और ये विदेशी भारतीय हैं। यहां पे उन्होंने 80 करोड़ रुपए यहां से कमाया विदेशों से। विदेशों से उन्होंने कितना कमाया? 80 करोड़ कमाया। और इंडिया से उन्होंने 100 करोड़ कमाया। इंडिया से उन्होंने कितना अर्जित किया? 100 करोड़। लेकिन यहां एप्पल वाला जो है भारत में 50 करोड़ कमाया, एप्पल वाला जो कि अमेरिकी कंपनी है। तो हमको क्या करना? इनको जोड़ना होगा, इसको घटाना होगा, क्योंकि भारतीयों की बस आय जुड़ेगी इसमें। तो 100 प्लस 80 मिला कितना हो गया? 180। और यहां पे माइनस करना होगा क्या? 50। यहां माइनस क्या करना होगा? 50। ठीक है ना। 50 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 130। अब यहां अगर हम देखिए 150 माने हैं और 80 माने हैं तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। और 50 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। बात वही है, बात वही है। यहाँ 150 है, यहाँ मैंने क्या माना है? 100। क्या माना है? 100। बात तो वही हो गई ना। अब 50 घट जाएगा तो सीधे 100 बचेगा, 80 यही है, 180 हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे देखने पर कितना हो रहा है? 130। ठीक है। और ये मानने पर 180। तो जितना भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। मैंने इसीलिए दोनों लिखा है, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है कि ताकि आपको ये बात समझ में आए, कम बेसी होने पर भी उसी तरह काम होगा जिस तरह ये फार्मूला है।
जीएनपी बराबर जीडीपी में यक्स जुड़ेगा, यक्स मतलब भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, वो माइनस हो जाएगा। ओके, ये बात हो गया किसका, जीएनपी का। ओके ना, आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है आपका, हमने अभी तक क्या पढ़ा, जीडीपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा और हम लोगों ने जीएनपी पढ़ा। अब लास्ट हम लोगों का एनएनपी है। क्या है, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, जब उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, किसमें से, जीएनपी में से। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको, एनएनपी। जिस तरह जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाने पर एनडीपी मिला था, उसी तरह से जीएनपी में डेप्रिसिएशन घटाने पर एनएनपी मिलता है। क्या मिलता है, एनएनपी। यानी मूल्यह्रास जो यहां है उसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एनएनपी मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये कहानी आपको शायद समझ में आई हो, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जो लोग सो रहे होंगे उनको भी समझ में आया होगा। अब देख लीजिए आप लोग। चलिए ये टॉपिक इसी पे क्लोज करते हैं।